वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी आज, आपका कॉन्सेप्ट का सेशन ये है 41 नंबर का। ठीक है, 41वां सेशन आपका रहेगा कॉन्सेप्ट का। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे लाइव आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज की आपकी क्लास। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का आपका सेशन। बहुत शानदार ये सेशन आपका रहने वाला है, बहुत ही बढ़िया। कल भी अपन ने इस सेशन के अंदर बहुत एंजॉय किया था और आज भी मैं पूरी गारंटी आपको देता हूं कि एंजॉय करवाऊंगा। बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मैं याद करवा दूंगा। ठीक है, चलो जी आ जाए, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर दूँ मैं क्लास का, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ आज की आपकी क्लास। ठीक है, चलो जी। ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 41 होगा। लगातार आपको 41 क्लासें आपको दी जा रही है। ठीक है, और ये हमारी क्लासेस, ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अगर किसी बच्चे को पता नहीं हो तो उसे बता दूं। आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाके अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा और ऐसा आइकन आपको दिखेगा। आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें और इंस्टॉल करने के बाद में ये वाली कैटेगरी आपको चूज करनी है, सर्च गोल या सेलेक्ट कैटेगरी के अंदर ऑप्शन आपके पास आता है। तो ये एनडीए एयरफोर्स XY वाली कैटेगरी आप चूज करें। वहां पर ओनली आरएस सर की क्लास होती है सुबह 8 बजे, वो वाली क्लास आप ज्वाइन कर सकते हैं। वो ये तो फ्री क्लास है। फ्री का मतलब है स्पेशल क्लास जो होती है वो होती है फ्री क्लास। ये होती है सर प्लस की क्लासें। अगर किसी बच्चे को प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो, प्लस का मतलब होता है पेड कोर्स, पैसे देकर अगर आपको पढ़ना हो तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास ये रहेंगे। लेकिन ये कोड अगर आप अप्लाई कर लेते हैं, आरएस सर लाइव कोड अगर आप अप्लाई करते हैं तो इससे आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ आप मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स और रागा की जो क्लासें हैं उनको आप एक्सप्लोर कर पाओगे। सारी की सारी क्लासें आपको इसी एक ही कोड से मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा बच्चा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अभी ही नोटिफिकेशन में आपको प्रोवाइड कर देता हूं कि वहां पर मुकेश सर मतलब मेरी और संजय सर की क्लास नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे भरोसे आप प्लस का कोर्स मत लेना। वहां पर केवल आरएस सर की क्लास होती है फिजिक्स की। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे एजुकेटर हैं मैथ और इंग्लिश के, उनकी क्लासेस देख सकते हो। वहाँ पे प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद में आप कहो सर आपकी क्लासें नहीं आ रही, तो हमारी क्लासें वहाँ नहीं आएगी। हमारी क्लासें केवल YT पर आएगी, ओनली फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टीम स्पेस आरएस सर ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हर क्लास का लिंक, कोई अपडेट जो होता है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है बच्चा, चलो जी, बहुत बढ़िया बेटा। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है ना। हाँ जी, ये हमारी, एक मिनट देखना, कोई गड़बड़ आ रहा है। ये हमारी टीम है, टीम आरएस सर, जो आपके लिए तन मन धन से बिल्कुल दिन रात लगी हुई है। और आपको भी पता होगा कि ये टीम कितनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही है। ठीक है, चलना सही, चलो जी। हाँ, मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा सही नहीं आ रहा। चलो, ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है सुबह 7:15 बजे। जब आप बिस्तर में से उठने की कोशिश नहीं करते हो तब तक तो यहाँ पे सर ऑफिस में आ जाते हैं पढ़ाने के लिए। सोचो यार, क्या डेडिकेशन होगा टीम का, कितनी मेहनत करती है टीम। अब अप्रिशिएट अगर आप करना चाहते हो तो आपकी बात है, क्योंकि फ्री के अंदर इतना कंटेंट कौन आपको प्रोवाइड करवाएगा। पैसे देकर भी नहीं करवाएगा। पैसे देकर, लाखों रुपए देकर भी अगर आपको ऐसा कंटेंट कोई नहीं देगा जितना हम आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक टेस्ट वगैरह सारी चीजें हम आपको फ्री के अंदर प्रोवाइड करवा रहे हैं। फायदा है, ले लो। और ये वाली क्लासेस का टाइमिंग रहता है, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, है ना, कि ये वाली क्लासें हमारे यहाँ पर होती है। 9 AM पर होते हैं आपके पास मैथ्स का मॉक टेस्ट। 10:10 पर अभी फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही हुआ है। 11 बजे आपके पास मैथ्स का कॉन्सेप्ट, 12 बजे होता है इंग्लिश का कॉन्सेप्ट, 2:30 पे होता है मैथ्स का प्रैक्टिस। मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट पढ़ोगे सेम इसकी प्रैक्टिस यहाँ पे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ते हो उसकी प्रैक्टिस आपकी 4 PM पे हो जाती है। अब क्या चाहिए आपको बताओ, है ना। अच्छा, बच्चे कुछ कमेंट कर रहे थे इस चीज़ के लिए कि सर हमारे को थोड़ा सा रिवीजन का तरीका बता दो, रिवीजन कैसे करते हैं वो भी बता दो। तो सर रिवीजन के लिए भी हमारी टीम आपके लिए तैयार है, टेंशन ना लो आप। रिवीजन के लिए भी हम तुम्हारे को स्ट्रेटजी ज़रूर देंगे इसकी। ठीक है, चलो जी। अब जो बच्चा क्लास में आ चुका है, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दें। और क्लास को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें। मेरे पास सामने टेक्निकल टीम से इशारा आ रहा है कि सर 1,55,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने में
केवल 20 सब्सक्राइबर की कमी है। तो क्या अब मुझे बोलना पड़ेगा क्या इसके लिए? मुझे बोलना पड़ेगा है? मुझे बोलना पड़ेगा। चलो जी, आज तो यार प्यार एंड सपोर्ट दिखाई दें, क्योंकि ये हमारे बीच में, मेरे और आर सर के बीच में टक्कर चलती रहती है। संजय सर के तो हर बार आते ही रहते हैं। 100 या 1000 के मल्टीपल में जो सब्सक्राइबर कंप्लीट हो, तो आप कर सकते हो क्या हमारा इतना सा साथ ये हमारी आर्मी दे पाएगी क्या? मतलब केवल और केवल एक बच्चे को शेयर करना है फटाफट से। सर बता दीजिए मुझे कितने सब्सक्राइबर की और कमी है, बताओ फटाफट से। केवल 15 सब्सक्राइबर की कमी है, केवल 15 सब्सक्राइबर की कमी है। और ये मेरी क्लास के अंदर हो जाए तो कहना ही क्या, जोश मेरा भी डबल और फिर कॉन्सेप्ट डिलीवर करने का जो पावर है वो भी डबल। ठीक है, फटाफट से बेटा क्लास को शेयर करिएगा। और जिस बच्चे ने क्लास को शेयर कर दीजिए, जिस बच्चे ने क्लास को शेयर कर दिया, ईमानदारी से दिल पर हाथ रखकर, आपने आई लव माई पेरेंट्स बोला है ना, आई लव माई पेरेंट्स का मतलब यही है कि यहाँ पर कमेंट बॉक्स के अंदर सर कोई गफलत नहीं होती, बच्चा ईमानदारी के साथ में आंसर देता है, फुल डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन के साथ में क्लास में बैठता है। फटाफट से पहले क्लास को शेयर करो, फटाफट से क्लास को शेयर करो, ताकि हमारे सब्सक्राइबर 155 मेरी क्लास में हो जाए, मेरी क्लास के अंदर हो जाए। होने तो है ही, वो 15 मिनट बाद में होंगे, 20 मिनट बाद में, लेकिन मेरी क्लास में हो जाए तो मेरा भी जोश डबल हो जाए। फटाफट से बेटा क्लास को पहले तो शेयर करो, फटाफट से क्लास को शेयर कर दो। जहां से भी बुलाना है अपने नए दोस्तों को बुलाओ, और फटाफट से चैनल के 15 सब्सक्राइबर आपको बढ़ाने हैं, क्योंकि आप भी तो सर इस फैमिली के मेंबर ही हो, आप भी तो इसी फैमिली के मेंबर हो। हम आपकी वजह से खड़े, आप हमारी वजह से खड़े हो। ठीक है ना? चलो जी, बुला लाओ सारे अपने दोस्तों को फटाफट से। हो गए? कितने सर, कितने कम है, कितने कम है, एक बार फिर से बता दो ताकि मेरा भी जोश डबल हो जाए। हालांकि पढ़ाना तो है ही, बच्चा साथ दे या न दे। ठीक है, आपके प्यार में कमी, फिर अल्ताफ राजा याद आएंगे। हैं 10 की कमी है, 5 ही बढ़ाए। अरे यार कितने नालायक बच्चे हैं कितने नालायक बच्चे हैं, 5 सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा सकते। चलो सर कोई बात नहीं, कि बिखरे बिखरे रहते हो, बिखरे बिखरे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? अरे बिखरे बिखरे रहते हो, जरा बताओ तो ये इम्तिहान किसका है? अरे हमें भूल जाओ, मगर ये तो याद ही होगा कि नई सड़क पर पुराना मकान किसका है, नई सड़क पर पुराना मकान किसका। यादें तो हमारी रहेगी बेटा, शेयर करो नहीं करो, यादें तो हमारी साथ रहेगी आपके। चलो जी, आज मैं स्टार्ट करता हूँ। और आज कल जो मैंने आपको टॉपिक बताया था, उस टॉपिक के अंदर मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्शन कैसे करते हैं, रिफ्लेक्शन कैसे होता है, वो मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन किया था। एक मैंने आपको बताया था एक्सिस के ऊपर जो फुट निकालते हैं, फुट और परपेंडिकुलर भी बोलते हैं उसको, फुट भी बोलते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और आज की जो क्लास होगी उसके अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूले पे चर्चा करेंगे। डिस्टेंस जो फॉर्मूला आपके पास होगा उस फॉर्मूले की अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही काम का ये फॉर्मूला आपके पास होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। जरा समझने की कोशिश करना, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा। सबसे पहली बात, अगर आपके पास कोई से भी 2 पॉइंट अगर दे रखे हैं, कोई से भी 2 पॉइंट अगर आपके पास दे रखे हैं, एक पॉइंट आपके पास है x1, y1 और दूसरा जो पॉइंट आपके पास है x2, y2 है, तो इन दोनों पॉइंटों से पास होने वाली लाइन या इन दोनों का जो आपके पास लाइन सेगमेंट होगा, रेखाखंड होगा, उस रेखाखंड की जो लंबाई होगी वो होगी सर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस आपके पास y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बहुत काम की चीज़ है बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है। आप ये मत समझना कि सर ये तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसी के अंदर चेंजेस पढ़ेंगे अब अपन। ठीक है, 2 पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस अगर निकालनी हो तो अपन इसका यूज करते हैं। दूसरी बात, ये जो दोनों पॉइंट्स है, if points are parallel to axis, if points are parallel, ये जो आपके पास इन दोनों को मैच करने वाली जो लाइन है ना, पॉइंट्स का मतलब है कि इन दोनों को मैच करने वाली लाइन है ना, पॉइंट्स आर पैरेलल विथ एक्स एक्सिस। अगर ये पॉइंट आपके पास एक्स एक्सिस के समांतर हो, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये जो दोनों पॉइंट है एक्स एक्स के समांतर कोई रेखा पे स्थित हो, तब आपको बतानी है डिस्टेंस क्या होगी, तब आपके पास डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, समझना कि सर एक पॉइंट तो आपके पास ये तो है एक्स एक्सिस, सर ये है आपके पास वाई एक्सिस, और दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली जब लाइन आपके पास एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, एक पॉइंट तो यहाँ पे x1, y1, दूसरा पॉइंट यहाँ पर x2, y2, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, जब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी तो इस केस के अंदर ये जो हाइट है ना y1 और ये जो हाइट आपके पास y2, ये अलग अलग नहीं होगी सर। इस केस में
y1 बराबर क्या होगा आपका y2 होगा। इसका मतलब y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सेम होगा। तब जो आपके पास डिस्टेंस आएगी वो क्या आएगी आपके पास, मोड x2 माइनस x1 आएगा। क्या आएगा डिस्टेंस आपके पास, मोड x2 माइनस x1 आएगा बेटा। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। मोड x2 माइनस x1 ये आपके पास डिस्टेंस आएगी जब दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, ध्यान रखना इस केस में y कोऑर्डिनेट सेम होता है आपका। तीसरा पॉइंट आपके पास है लाइन इज पैरेलल, दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन इज पैरेलल विथ वाई एक्सिस के अगर पैरेलल हो। सर वाई एक्सिस के पैरेलल में कौन सा कोऑर्डिनेट इक्वल होगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ। देखें कि इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन, जैसे मान लो कि सर कोऑर्डिनेट एक्सिस तो आपके पास इस तरीके से थी और एक पॉइंट आपके पास x1, y1 तो ये रहा और दूसरा पॉइंट आपके पास x2, y2 ये रहा, और इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल हो तो सर ऐसे केस के अंदर आपके पास क्या होगा, दोनों का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। x1 बराबर क्या होगा आपके पास x2, और जो डिस्टेंस आपके पास इन दोनों पॉइंटों की आएगी वो क्या आएगी आपके पास, y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो, ये आपके पास दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, अरे बताओ फटाफट से। y1 माइनस y2 करो या y2 माइनस y1 करो, बात एक ही है आपके पास। आ गई बात समझ में, ठीक है। चलो जी, अगर मान लो कि मैं कहूं आपके पास ये डिस्टेंस मैंने बता दी है, इसके अंदर मैं और मेंशन कर देता हूं कि एक ही पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस और y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो मैंने कल की क्लास के अंदर आपको बता दिया था। कोई भी पॉइंट की x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो होता है आपके पास y एक्सिस मतलब y कोऑर्डिनेट, और y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं और मेंशन कर देता हूँ कि जैसे मान लो कि पॉइंट आपके पास x, y है। x, y का मतलब है कि इसकी ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये तो है आपके पास x, और ये डिस्टेंस आपके पास क्या है, किसी भी पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है, y एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होती है, और x एक्सिस से जो डिस्टेंस होती है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होती है। बोलो भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया। अरे समझ में आया कि नहीं आया, फटाफट से बताओ, इतनी चीज समझ में आई क्या। अब एग्री कैसे करोगे, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि सर यहां तक जो आपने बताया ये हमारे को समझ में आ गया है, डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे को समझ में आ गया है, और डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज अब अपन आगे हिंदी में भी बोलिए, हिंदी के अंदर। अरे भाई साहब यार इतना तो समझ जाओ, कहाँ यार है, क्यों अपना नाम खराब कर रहे हो। आया, हाँ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन अभी ऑफलाइन मैंने बंद कर रखा है, ऑनलाइन पे आ गया मैं। चलो जी आगे चलता हूँ। अब अपन यूजेस पढ़ेंगे, इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत ही कमाल की चीज़ है, फटाफट कवर कर लो, फिर आपको एक नई खुशखबरी मिलेगी। आज एक खुशखबरी मिलेगी आपको, है खुशखबरी क्या, यशोदा के लल्ला हुआ है अरे खुशखबरी मिलेगी बहुत बढ़िया वाली आपको, है ना। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज अपन कहाँ कहाँ पे करेंगे और वो आपको समझने की बात है कि कैसे कैसे यूज इसका करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे पहली बात, अगर आपको देखना हो कोलिनियर देखना हो, किसी भी तीन पॉइंटों को अगर आपको कोलिनियर देखना हो, कोलिनियर का मतलब होता है संरेख। क्या होता है, संरेख होता है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, संरेख होता है। बेटा अगर आपको तीन पॉइंट दे रखे हो, एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट अगर आपके पास सी है, तो तीन डिस्टेंस आपके पास होगी। तीन कौन कौन सी हुई सर, कि एक तो ए बी के बीच की दूरी, सर एक बी से सी के बीच में दूरी, और एक आपके पास ए से सी के बीच में दूरी, और इनमें से सबसे बड़ी वाली दूरी, सबसे बड़ी वाली जो दूरी है छोटी 1 और छोटी 2 के बराबर हो जाए। अरे छोटी वो नहीं, विवाह फिल्म वाली छोटी नहीं सर, है ना। सबसे बड़ी वाली जो दूरी है वो दूसरी दो छोटियों के योग के बराबर हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। अरे समझ में आया कि नहीं आया। सबसे बड़ी जो डिस्टेंस है वो दो छोटी छोटियों के योग के बराबर हो जाए सर, उसको क्या बोला जाता है, उसी को बोला जाता है कोलिनियर। मान लो कि यहाँ पर मैं AC मान लेता हूँ, AC बराबर AB प्लस आपके पास जब BC आ जाए तो ये कंडीशन किसकी होती है, कोलिनियर की होती है। ठीक है, ये कंडीशन किसकी होती है, कोलिनियर मतलब संरेख बिंदुओं की होती है। दूसरा
ट्राइंगल के केस में आ जाओ। ट्राइंगल कैसे चेक करते हैं? ट्राइंगल, ट्राइंगल का मतलब होता है त्रिभुज। क्योंकि अभी मैंने लिखा है और बच्चा बोल देगा कि सर हिंदी में लिखता हूँ, सर अंग्रेजी में बोलिए, अंग्रेजी में लिखता हूँ, हिंदी में बोलिए। बेचारा क्या बच्चे की जान लोगे तुम लोग हैं? हाँ, अरे भाई साहब फॉर्मूला कुछ नहीं है, डिस्टेंस का फॉर्मूला मैंने लिखा दिया, अब किसका फॉर्मूला देखोगे तुम? ट्राइंगल अलग अलग टाइप के होते हैं। ट्राइंगल के अंदर सबसे पहला जो ट्राइंगल है सर वो होता है आपका राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल का मतलब होता है सर समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगनी चाहिए। 3 आपको वर्टेक्स दे रखे होंगे, 3 शीर्ष दे रखे होंगे, 3 पॉइंट, और तीनों पॉइंटों से क्या बनेगा? ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि अगर कोलिनियर नहीं बनता है तो ट्राइंगल ही बनता है। 3 पॉइंटों को मैच करने से कोई रेखा अगर नहीं बनती है तो वो क्या बनता है? ट्राइंगल बनता है। अगर मान लो कि ये ट्राइंगल बना है, ऐसा ट्राइंगल बना है, तो इस ट्राइंगल के अंदर सबसे सारी साइडों का आप स्क्वायर कर लो, या फिर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है अन्य 2 छोटियों के वर्गों के योग के बराबर अगर आ जाता है तो उसको अपन क्या बोल देते हैं सर? वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज होता है। बोलो भाई साहब समझ में आया कि नहीं आया? मैं क्या बनाना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं कि बच्चे क्या कर लेते हैं, दही भी पी लिया, दूध भी पी लिया, फ्री के है ना, भंडारे में जाते हैं, ठूस ठूस के भर लेते हैं, फिर लूज मोशन होते हैं। यहां पर भी बच्चा सब समझता है तो कंपेरिजन करके बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो कंपैरिजन करके पढ़ो भाई साहब इन दोनों में क्या फर्क है। सर यहां पे भी आपने ऐसा ही बोला था कि सबसे बड़ी अन्य 2 छोटियों की योग के बराबर आ जाएं। अरे यहां पे मैंने क्या बोला है? सबसे बड़ी का स्क्वायर अन्य 2 छोटियों की योग के बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अब आया? दोनों के अंदर फर्क है, इसके अंदर स्क्वायर का योग होता है और इसके अंदर डायरेक्ट योग होता है। डायरेक्ट योग बराबर हो तो कोलिनियर, स्क्वायर के योग के बराबर हो तो वो क्या होता है? राइट एंगल ट्राइंगल होता है, समकोण त्रिभुज होता है। चलो जी, दूसरा जो ट्राइंगल आपके पास इसके अंदर होगा वो होगा आइसोस्केलस। आइसोस्केलस, आइसोस्केलस का मतलब होता है समद्विबाहु। क्या होता है? समद्विबाहु। अरे बाऊ ये समद्विबाहु है सर, है ना? वो देखा होगा कई कई मूवी में बोलता है बाऊ ये काम करने का नहीं, टपका डालेगा तो वो समद्विबाहु का मतलब क्या है कि 2 समान भुजाएं, कोई भी 2 साइड अपन पहले कोई जो 3 साइड है ए बी बी सी और ए सी अपन कैलकुलेट कर लेंगे, और इनमें से कोई 2 साइड अगर बराबर आ गई, जैसे ए बी बराबर बी सी आ गया, है ना, या फिर आपके पास, अब तो ये तो समझ ही जाओगे, ए बी बराबर बी सी या बी सी बराबर अगर आपके पास ए सी आ गया, ये ए सी बराबर ए बी आ गया, तो वो क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। ठीक है। अगला एक होता है आपके पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल, इक्विलेटरल का मतलब होता है सर समबाहु। ए बाहु सारे के सारे समान है रे हम तो, है ना? समबाहु, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर अगर आपके पास ए सी आ जाता है तो वो ट्राइंगल क्या होता है बेटा? वो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। वो क्या होता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। इतना तो समझ तो हो आप ना। चलो जी, एक होता है आपके पास स्केलन ट्राइंगल। स्केलन वो अंग्रेजी इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि एक तो मेरी हिंदी में राइटिंग खराब है, दूसरी चीज है कि जब आप आर एस अग्रवाल पढ़ने जाओगे, आर एस अग्रवाल जब आप पढ़ने जाओगे ना तो आपको ऐसे ऐसे ही मिलेंगे, है ना, ये अंग्रेज मिलेंगे। उन अंग्रेजों को आप पहले लिख लेना कि इसका मतलब सर ने लिखवाया था, संभव होता है बार बार गोछा करते हो तुम लोग कि सर ये हिंदी में दो, तो थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करो यार, है ना। स्केलन का मतलब क्या होता है? स्केलन का मतलब होता है विषम बाहु। क्या होता है? विषम बाहु। विषम बाहु, इसके अंदर भुजाएं क्या होती है? बराबर अलग अलग होती है। ए बी नॉट इक्वल टू बी सी और नॉट इक्वल टू अगर ए सी आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? विषम बाहु। तो क्या बोला जाता है? विषम बाहु बोला जाता है। अरे समझ गए क्या? समझ गए क्या बेटा? हाँ अच्छा, बहू का मतलब लुगाई। अरे लुगाई बेटा गाली होती है अच्छा, अलग अलग स्टेट में जो लुगाई होती है, अपन लोग और लुगाई बोलते हैं ना, जैसे राजस्थान में, तो वो दूसरे जो स्टेट होते हैं उसके अंदर, हाँ यूपी जैसों के अंदर क्या होती है? थोड़ा सा गाली बोलते हैं इसको बेटा, है ना। तो यहाँ पे लुगाई नहीं बोल रहा हूँ मैं, गाली नहीं, गाली अपन बिल्कुल संत आदमी है अच्छा, स्केलन। ठीक है, तो ये वाली बात आपके समझ में आई होगी कि ट्राइंगल को अगर आपको देखना हो, ट्राइंगल को देखना हो तो ट्राइंगल को इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, अलग अलग तीनों साइडें कैलकुलेट करो। चलो जी,
अब आपको देखना सिखाता हूं मैं क्वाड्रिलेटरल। तीसरा जो इसका एक्सपेरिमेंट है वो है आपके पास क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चतुर्भुज। चतुर्भुजी पारिक हमारे पास में है, चतुर्भुज जी पारिक। तो इस चतुर्भुज को देखना सीख लो कि इस चतुर्भुज को कैसे देखते हैं। सर चतुर्भुज होते हैं 4, कौन कौन से? कि सर सबसे पहले तो होता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब तो समझ ही जाओगे, स्क्वायर का मतलब होगा वर्ग होगा, ठीक है, स्क्वायर का मतलब होगा वर्ग होगा। दूसरा होता है आपके पास रेक्टेंगुलर। क्या? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर का मतलब क्या होता है रे? रेक्टेंगुलर का मतलब होता है आपका क्या? आयत होता है। तीसरा जो आपके पास होता है वो होता है क्या? वो होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है? वो होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। और एक जो आपके पास होता है वो होता है समचतुर्भुज। क्या होता है? समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब होता है रोम्बस, ठीक है। ये 4 चतुर्भुज अपने पास है और इन चारों चतुर्भुजों के अंदर अपन देखेंगे क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इन चारों चतुर्भुजों के अपन देखेंगे कि सर ये एक छोटा सा चतुर्भुज बना दिया हमने, ये चतुर्भुज बना दिया, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ। इसमें 4 मेजरमेंट किए जाते हैं। क्या क्या? 4 मेजरमेंट। 4 मेजरमेंट का मतलब सर एक तो चारों भुजाओं की लंबाई और एक सर विकर्णों की लंबाई। विकर्ण क्या सर? ए सी और बी डी। तो सर स्क्वायर की बात करूं तो इसकी जो कंडीशन होती है ना, स्क्वायर की जो कंडीशन होती है, इसके अंदर चारों भुजाएं बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। और विकर्ण भी बराबर होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं। विकर्ण क्या क्या हो गए? एक तो भुजाएं बराबर कर दी, दूसरा विकर्ण बराबर करोगे तो विकर्ण हो गया आपके पास ए सी बराबर बी डी होता है। भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर, भुजाएं भी बराबर विकर्ण बराबर, मतलब सब कुछ ही बराबर। क्या? सब कुछ ही बराबर। इसका सब कुछ ही बराबर है। जबकि इसके अंदर अगर मैं बात करूं रेक्टेंगुलर में, तो इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर। आमने सामने वाली, मेरे सामने वाली खिड़की में है, मेरे सामने वाली, मेरे समान वाली रहती है। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा? सामने वाली समान होती है, सामने वाली समान। आपके भी होगी कोई सामने वाली आपके समान। तो ए बी बराबर होता है सर सी डी, एक होता है बी सी बराबर होता है आपका ए डी। ये तो बात भी भुजाओं के अंदर चक्कर की कि आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। सर विकर्ण, इसमें भी विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। विकर्ण भी बराबर होते हैं। एक चीज तो यह है कि सर भुजाओं को बराबर कर दिया और विकर्ण भी बराबर। ए सी बराबर क्या होता है? बी डी होता है। तो यहां पे थोड़ा सा मेंशन कर लेना, भुजाएं तो आमने सामने वाली और विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और विकर्ण बराबर किसमें होते हैं? अभी याद करवा दूंगा आपको, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए। विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर, विकर्ण इन दोनों में बराबर, इसमें चारों भुजाएं बराबर, इनमें आमने सामने वाली बराबर। समझ जाओगे? याद तो हो ही जाएगा, हाँ याद हो जाएगा। पैरेललोग्राम में इसमें भी सर सामने वाले का ही चक्कर है कि सर ए बी बराबर तो होता है सी डी और क्या होता है आपके पास? बी सी बराबर होता है ए डी, आमने सामने वाली बराबर, लेकिन ये नहीं बराबर, तिरछी नजरें बराबर नहीं होती सर इसमें। तिरछी नजरें क्या? विकर्ण। ए सी नॉट इक्वल टू क्या होगा आपके पास? बी डी। ए सी नॉट इक्वल टू क्या होगा? बी डी। इसका मतलब यहां पे लिख लेना, विकर्ण बराबर नहीं, विकर्ण बराबर नहीं होता है इसमें। जब बेटा तिरछा अगर आपने देख लिया ना तो तिरछी नजरें खराब हो जाती है उसमें, ठीक है। इसमें देख सकते हो आप तिरछा इन दोनों में। चलो जी, समचतुर्भुज में, समचतुर्भुज जी जो आपके पास होंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर। चारों भुजाएं क्या होती है? समचतुर्भुज रोम्बस में बराबर। लेकिन विकर्ण नहीं सर, विकर्ण बराबर नहीं होता है। विकर्ण आपके पास ए सी नॉट इक्वल टू आपके पास क्या होगा? बी डी। इसके अंदर डायगोनल जो होते हैं सर वो इक्वल नहीं होते हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया है? अच्छा, चांद का टुकड़ा रहता है, कोई सैंडल वाली भी रहती होगी है? चांद का टुकड़ा रहता है, कोई सैंडल वाली भी रहती है, ठीक है। बच के रहिएगा बेटा, ठीक है। तो ये 4 कंडीशन आपके पास है। इनके अंदर क्या कॉमन है? याद करवा देता हूं, याद करवा देता हूं, याद करवा देता हूं। एक बार तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
इतना याद है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं किसमें क्या बराबर होगा और क्या बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ, क्या बराबर होगा और क्या बराबर नहीं होगा वो याद करवा देता हूं। आप मुझे ये बताओ बेटा, एक में कंडीशन लिख देता हूं यहां पर, जिनकी भुजाओं के बीच में भुजाएं लंबवत है, भुजाएं लंबवत है, भुजाएं मतलब घुटने नहीं, भुजाएं लंबवत मतलब साइड्स अगर परपेंडिकुलर है ना, साइड्स जिनकी परपेंडिकुलर है उनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल्स इक्वल होते हैं। जिनकी भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं लंबवत होती है, जिनकी भुजाएं लंबवत होती है, उनके जो विकर्ण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? विकर्ण बराबर होते हैं, ठीक है। जिनकी भुजाएं लंबवत होती है उनके विकर्ण बराबर होते हैं। सर किस किस केस में भाई साहब भुजाएं बराबर किस में होती है, भुजाएं परस्पर लंबवत किस में होती है? कि सर एक तो होती है वर्ग में और एक होती है आयत में। इसका मतलब एक तो हुआ आपके पास वर्ग और एक हुआ आयत, मतलब एक तो रेक्टेंगुलर में होता है और एक होता है स्क्वायर में। ये नई चीज है। भुजाएं जिसमें लंबवत होती है, देख लो यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, तो आप देख लो 90 वाले जो केस होते हैं उनके अंदर डायगोनल इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? डायगोनल इक्वल। आगे चलो जी, आगे जो आपके पास केस है, जिनके अंदर भुजाएं बराबर होती है, भुजाएं जिनके अंदर बराबर होती है, भुजाएं जिनकी बराबर होगी, जिनकी भुजाएं बराबर होगी उनके डायगोनल 90 डिग्री पर होते हैं, विकर्ण परस्पर लंबवत। क्या होते हैं? विकर्ण परस्पर लंबवत। अरे समझ जाओगे अंग्रेजों, विकर्ण परस्पर लंबवत। विकर्ण परस्पर लंबवत का मतलब डायगोनल जो आपके पास होता है ना, डायगोनल मतलब विकर्ण, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। समझ जाना, इतना तो समझ ही जाओगे। किस किस के केस में होता है? जिनमें भी भुजाएं बराबर होती है। अब फटाफट से कमेंट करके बता दो बेटा, फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दो कि जिन जिन के अंदर आपके पास डायगोनल 90 डिग्री पर होंगे वो क्या क्या होंगे। देखिए आपको भी याद आती होगी, है आपको भी याद आती होगी, इंग्लिश के अंदर भी तो लिख दिया, जिसके अंदर साइड्स इक्वल होती है। फटाफट से कमेंट कर दो बेटा, ये किस किस के अंदर होता है? जिसमें साइड्स इक्वल होती है उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं। जिसकी साइड्स परपेंडिकुलर होती है, साइड्स परपेंडिकुलर होती है, उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। परपेंडिकुलर, उसके अंदर डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बोलो समझ में आया क्या? फटाफट से बताओ। स्क्वायर और रोम्बस, बहुत बढ़िया बेटा। कि सर ये होता है आपके पास वर्ग में और एक समचतुर्भुजी, समचतुर्भुजी पारीख जो होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। रोम्बस में और स्क्वायर के अंदर ये वाली गणित आपकी लगती है, भुजाएं बराबर हो तो विकर्ण परस्पर लंबवत, और सर विकर्ण अगर साइड्स परपेंडिकुलर हो तो इसका मतलब विकर्ण बराबर। बोलो आया क्या? हाँ ये बात। कई बच्चे तो कमेंट नहीं कर रहे हैं, कई बच्चे तो जिनको आता है वो सोच रहे यार मैं क्यों लिखूं, कहीं रजाई में से हाथ निकालूंगा मोबाइल पे चिपक जाएगा मेरा हाथ, सर पकड़ लेंगे, हैं। मतलब इतना जोर आता है, इतना जोर आता है कमेंट करने में कि सर को लिख दूंगा, क्या पता यार सर नाराज हो जाएंगे, हैं। चलो जी, एक बात क्या है सर सबके अंदर कॉमन है, एक बात सब में कॉमन है, इन सब के अंदर एक बात कॉमन है, और वो क्या होते हैं? चारों जो क्वाड्रिलेटरल है ना, चारों जो क्वाड्रिलेटरल है उनका डायगोनल जो होता है विकर्ण, वो परस्पर समद्विभाजित होता है। क्या होता है? परस्पर समद्विभाजित होता है, ठीक है। हाँ, दोनों मिड पॉइंट संपाती होते हैं। यहां पे लिख देता हूं ईच क्वाड्रिलेटरल, या हिंदी में लिख देता हूं, अंग्रेजों समझ जाना तुम लोग, है ना। सभी चतुर्भुज के अंदर, सभी चतुर्भुज में विकर्ण का मध्य बिंदु संपाती होता है, विकर्णों का मध्य बिंदु संपाती होता है, मध्य बिंदु संपाती होता है। कि सर ये क्या लिख दिया? अंग्रेज समझ नहीं पाए इसको, अंग्रेज इसको नहीं समझ पाए। सारे जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, सभी जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें डायगोनल का मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होता है, डायगोनल का मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होता है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपके पास कुछ भी हो। बोलो समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आया कि नहीं आया? रेक्टेंगुलर शेप में भी तो एंगल 90 डिग्री, मेरे भाई मैं क्या बताना चाहता हूं तेरे को, मैं इस केस के अंदर ये बता रहा था सर आपको कि वो ये था कि सर जिसमें भुजाएं बराबर होती है ना, जिसमें भुजाएं बराबर होती है, जैसे ये वर्ग है
और इस वर्ग का डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, तो इसमें 90 डिग्री का जो एंगल बनता है ना विकर्णों के बीच में 90 डिग्री, वो बनेगा आपके पास किस किस में, वो वर्ग और समचतुर्भुज में बनेगा। तो कहेगा आयत के अंदर बना दो, आयत के अंदर आपके पास 90 बन सकता है क्या, नॉट इक्वल टू 90, ये 90 नहीं बनेगा बेटा। समझ गए क्या बात को? कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती, एक ही जगह टपक जाए उसको बोलते हैं। आ गया क्या समझ में इतना? चलो जी, कई बार तो आपको क्या पूछ लिया जाता है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। मैं नमूनों पर आऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपना रह जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद में बताता हूं आपको, ताकि आपको जो एक बार ये लास्ट वाले का अच्छा इसका बता दो सर, इसका डायग्राम ये है बेटा कि ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, एक डायगोनल तो सर ये रहा, दूसरा जो डायगोनल है वो रहा, ये रहा। अब इस लाल वाले का मिड पॉइंट यहां पे और इस ब्लू वाले का भी मिड पॉइंट यहां पे। अब तो समझ गया, इन दोनों का मिड पॉइंट एक ही जगह होगा। अब तो आया, दोनों का मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, एक ही होगा। अब तो समझ गया, 155 कंप्लीट है। देखो सर 155 के कंप्लीट हो गए क्या? बच्चे ने मुझे कमेंट किया है कि सर 155 के कंप्लीट कर दिए हैं हमने, है ना। चलो जी बताओ भाई, शायरी मिस कर रहे हैं अच्छा, आज मुझे इतनी खुशी कि बता नहीं सकता मैं कितनी खुशी हुई है। 155 के हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। आप सभी को मैं दिल से सैल्यूट करता हूं, और नव वर्ष की एक बार फिर से आप सभी को 2 बार पोटलियां भर के, जो भी भरना हो ना आपको, वो भर के, ट्रक भर के एक बार फिर से आपको बधाई हो, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूले पे। किस पे? सेक्शन फॉर्मूला। क्या सर? सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो जरा समझते हैं। सेक्शन फॉर्मूले का मतलब होता है विभाजन। क्या होता है? विभाजन। बहुत ही कमाल का बनता है सर ये विभाजन सूत्र है ना। ये विभाजन सूत्र क्या होगा जरा समझना। विभाजन सूत्र क्या होगा, मतलब ये है कि दो को मिलाने वालों को या दो को मिलाने वालियों को, एक लड़के को और एक लड़की को मिलाने वालों को एक तीसरा बीच में से अगर कहीं से काट जाता है तो वो कहां कहां पे मिलता है उसकी बात करूंगा सर मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि सर आपके पास 2 पॉइंट है। एक पॉइंट तो सर आपके पास यहां पर है x1, y1, ऐसा x1, y1, और एक है सर आपके पास x2, y2 है, और एक पॉइंट अगर यहां पर है इन दोनों के बीच में, हो सकता है तुम्हारे में भी कोई हो कि 2 के बीच में आ जाए, तो 2 के बीच के अंदर ये वाला पॉइंट है, ये किस रेशियो के अंदर अगर इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब इसके घर से कितनी दूरी पर है, इससे के घर से कितनी दूरी है, तो इसका पता कर लेंगे ये कौन है। बता मैं कौन हूं, 4 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बता कौन हूं मैं। समझना इस चीज को कि 2 पॉइंटों को, एक जो पॉइंट है वो m1:m2 में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट की जो पोजीशन अपने को देखनी हो वो देखनी है अपन, वो देखते हैं सेक्शन फॉर्मूले से, सेक्शनल फॉर्मूला। तो इसका जो फॉर्मूला होगा आपके पास वो होगा आपके पास क्या, m1x2 प्लस m2x1, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। और एक जो आपके पास होगा वो होगा आपके पास m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सर होता है जब दोनों के बीच में प्लस आता है ना, तो वो होता है इंटरनल डिवाइड। क्या होता है? इंटरनल डिवाइड। इंटरनल डिवाइड का मतलब समझ रहे हो क्या, कि सर डेली लाइफ में क्या होता है, डेली लाइफ के अंदर वही होता है, अपने साथ में तो रहता है दोस्तों के साथ में, और फिर जो बुराई कर दे वो क्या होता है, इंटरनल है ना। इंटरनल दुश्मन होता है ना, इंटरनल दुश्मन m/n में लिख सकते हो आप, और m1:m2 में लिख सकते हो। जब इंटरनल डिवीजन होगा सर, इंटरनल डिवीजन का मतलब ये पॉइंट जो है ना वो अंदर से ही है, 4 का ग्रुप है, और 4 के ग्रुप में से जो तुम्हारी सीक्रेट बातें हैं वो तुम्हारे घर वालों को पता चल रही है, तुम चारों के अलावा उस बात का किसी को पता ही नहीं है, और फिर भी तुम्हारी बातें, सीक्रेट बातें मतलब घर वालों तक अगर पहुंच रही है ना,
तो वो इंटरनल दुश्मन है सर, आपका इंटरनल दुश्मन है, चारों में से खोज लो, पकड़ लो उसको। ठीक है, ये इंटरनल। एक होता है सर एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल के लिए क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2। और एक होगा आपके पास क्या, m1y2 माइनस m2y1 अपॉन m1 माइनस m2। मतलब ये बाहरी आदमी है, ये बाहरी आदमी है जो तुम्हारी जो खबर है ना, तो तुम क्या करते हो सारे दिन, वो तुम्हारे घर वालों तक पहुंचाता है सर, वो क्या है आपका, वो है एक्सटर्नल, बाहरी आदमी है, दोस्तों के अंदर से नहीं है ये आदमी, वो होता है एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब होता है बाह्य, ये जो पॉइंट होता है ना, ये वाला पॉइंट, वो दोनों रेखाओं के अंदर नहीं होता, इन दोनों पॉइंटों के अंदर नहीं होता, कहाँ होता है, बाहर। एक्सटर्नल पॉइंट की पोजीशन ऐसी होती है, दो पॉइंट आपको गिवन है x1, y1, और एक पॉइंट आपको x2, y2, और ये जो तीसरा है ना, वो तीसरा यहाँ पे है, बाहर होता है। आ गई क्या बात समझ में? हाँ, समझ गए? अच्छा अच्छा अच्छा, समझ जाना समझ जाना। ये इंटरनल डिवीजन में प्लस लगाते हैं और एक्सटर्नल डिवीजन में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। ठीक है, कई बार आपको क्या होता है कि इसका रेशियो कैलकुलेट करना होता है, तो वो समझना। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर अपन चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो आपके पास फॉर्मूला है ना, उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर चलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके पास क्या क्या होंगे। पहला जो पॉइंट आपके पास है, आपको अगर ऐसा दे रखा हो कि दो पॉइंट आपके पास x1, y1 है, और दूसरा जो पॉइंट है x2, y2 है, इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन को आपके पास x किस रेशियो के अंदर डिवाइड करता है, डिवीजन बाई x एक्सिस। डिवीजन बाई x एक्सिस के लिए आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, और वो होगा आपके पास -y1 अपॉन y2। आपको अगर ये बताना हो कि सर इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन को x किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो वो आएगा सर माइनस का y1 अपॉन y2 आ जाएगा। ठीक है क्या, माइनस का y1 अपॉन y2। दूसरी बात, डिवीजन बाई x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस। अगर y एक्सिस इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लिखेंगे माइनस का x1 अपॉन x2। क्या होगा, माइनस का x1 अपॉन x2। ठीक है। तीसरा, डिवीजन बाई ए लाइन। अभी बताऊंगा आपको, फील करवाऊंगा ये चीज क्या है। डिवीजन बाई लाइन, एक लाइन दे रखी है आपको, और इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0। ये जो लाइन है, ये लाइन इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करती है, उसका भी फॉर्मूला है अपने पास, और वो क्या है, एक बार तो पहले वाला कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन में पुट कर दो, ax1 प्लस का by1 प्लस का c, और नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा ax2 प्लस का by2 प्लस आपके पास c। तो ये आपके पास एक लाइन से डिवीजन का फॉर्मूला है। किससे है, लाइन से डिवीजन का फॉर्मूला। ये है x एक्सिस से, और ये है आपका y एक्सिस से। बेटा बार बार कमेंट को रिपीट ना करो बेटा, जो भी बच्चे हैं ना, ऋषु ठाकुर है ना बेटा, बार बार कमेंट को रिपीट ना करो, चाहे हमारी बढ़ाई करो। वो कब टेक्निकल टीम जो बेटी है ना, वो ये नहीं देखती ये टीचर की बुराई कर रहा है कि बढ़ाई कर रहा है, वो ठेंट, समझ गए ना। तो बार बार कमेंट को रिपीट मत किया करो बेटा, जो भी बच्चा है कमेंट को रिपीट ना करे तो वो फायदे में रहेगा। आई क्या बात समझ में, इतनी बात समझ में आई क्या। अच्छा, डिवीजन का मतलब यार वाई एक्स द्वारा विभाजन, ये है सर एक्स एक्स द्वारा विभाजन, और ये है आपके पास लाइन द्वारा विभाजन। लाइन, ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड करती है, फील करवाता हूँ डायग्राम से, जरा देखना डायग्राम से फील करो इनको। जैसे मान लो कि आपके पास एक पॉइंट तो आपके पास 1,2 है ना, एक पॉइंट तो है 1,2, और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके पास 2,-3 मैंने मान लिया, क्या है 2,-3। तो आपको ऐसा पूछ लिया कि ये जो आपके पास दोनों को मैच करने वाली लाइन है, इनको x एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो आप दोनों पॉइंटों की लोकेशन देखो जरा, कि सर दोनों पॉइंटों की लोकेशन ये है कि 1,2 तो सर यहाँ पे होगा, 1,2 तो यहाँ पे होगा, और सर 2,-3 कहाँ होगा, कि सर ये होगा 4th क्वाड्रेंट में, ये रहा यहाँ पे। आप जब इन दोनों को मैच करोगे, इन दोनों को अगर आपने मैच कर दिया, तो ये पॉइंट आ गया बीच में, किस में आ गया, बीच में। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इसके कितना पास में है, इससे कितना दूर है, वही फॉर्मूला है। और वो फॉर्मूला क्या है, वो है माइनस का y1 अपॉन y2। क्या है, माइनस का y1 अपॉन y2।
माइनस y1 जो पहले कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है उसका y कोऑर्डिनेट, और नीचे आपके पास जो दूसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है -3। इसका मतलब क्या है 2:3, 2:3 मतलब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो तो 2 के रेशियो में होगी, और इन दोनों के जो आपके पास डिस्टेंस है वो 3 के रेशियो में होगी। और एक चीज़ मैं आपको और मेंशन कर देता हूं, अगर रेशियो आपके पास जो आपके पास रेशियो आता है, जो अनुपात आपके पास आता है, अगर वो पॉजिटिव हो, रेशियो पॉजिटिव हो, इसका मतलब होगा इंटरनली डिवीजन होगा। इंटरनली डिवीजन का मतलब है अंतः विभाजन, अंतः विभाजन आपके पास होगा। इंटरनली डिवीजन होगा, अगर रेशियो प्लस का आ जाता है तो इंटरनली डिवीजन होगा। और ये रेशियो जो आपने निकाला है अगर वो नेगेटिव आ गया तो वो क्या होगा, आपके पास एक्सटर्नली डिवीजन होगा। क्या होगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा। एक्सटर्नली डिवीजन का मतलब होगा सर बाह्य विभाजन होगा। अनुपात प्लस में आता है तो वो आपके पास क्या होगा, आया बेटा समझ में? ये अपन ने बताया है इसको एक्स एक्स से डिवीजन कैसे होता है। मान लो कि अगर आपको पूछ लिया जाए इन्हीं दोनों पॉइंटों को वाई एक्सिस से डिवीजन पूछ लिया जाए तो बेटा पोजीशन तो पॉइंटों की ऐसी है, पॉइंट तो पोजीशन, एक पॉइंट तो यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे मान लिया। जब इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे आप कहोगे सर इसमें तो वाई एक्स तो बीच में नहीं आई, वाई एक्स तो इनकी बीच में रामायण में नहीं आई है कि जहाँ पे नाश्ता किया था वहाँ पे ये तो आई नहीं बीच में। तो भाई साहब आ सकती है, वो पीछे बढ़ाने से तो आ सकती है, पीछे तो आ ही सकता है। देखो ये बाहर मिल गया, इनको बढ़ाने से आगे मिल गया, इसका मतलब वो होता है सर एक्सटर्नली होता है। वो क्या होता है, एक्सटर्नली होता है। दोनों के बीच में नहीं आया तो क्या है, उनको बढ़ाने से बाहर मिल गया, तो वो होता है सर एक्सटर्नली डिवीजन होता है। ठीक है, तो y के एक्सिस में अगर पूछ लिया जाए तो क्या करोगे कि सर वो होता है माइनस का x1/x2। इसका मतलब जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2 आएगा। रेशियो में माइनस नहीं लेते हैं, लेकिन जब माइनस आ गया उसका मतलब क्या है कि सर वो है एक्सटर्नली डिवीजन। इसके साथ में आपको ऐसा लिखा हुआ और आएगा, एक्सटर्नली डिवीजन है मतलब बाह्य अनुपात है। बोलो समझ में आया क्या? 156 में कितने कम है, 1000 कम है। और अगर आप बढ़ा दो तो खुशखबरी में सुना दूंगा आपको आज शाम तक। है आया क्या बेटा समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं मेरे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे रसगुल्लों, मेरे गुलाब जामुनों, आपकी ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? इनकी जो चाशनी है आपके मुंह तक गिरी कि नहीं गिरी? फटाफट से बता दो, फटाफट से बताओ मेरे रसगुल्लों की ये वाली चीज आपके समझ में आई या नहीं आई? आपके मन के अंदर ये फीलिंग आई कि नहीं आई कि सर एक्स एक्सिस से डिवीजन तो ऐसा होगा और वाई एक्सिस से डिवीजन ये होगा? बोलो आया क्या है? अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, फटाफट से बता दो यार मुझे, फटाफट से। अच्छा अच्छा, अरे यार मतलब इस काम में भी बहुत धीरे हैं क्या? ये रसगुल्ले हैं? ये रसगुल्ले नहीं है यार, ये रसगुल्ले नहीं है। रसगुल्ले होते तो फटाफट से जवाब दे देते कि सर हाँ ये वाली बात है। आया क्या समझ में? आ गया? चलो जी, चलो भाई साहब आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। एक और नमूना आपके सामने पेश कर दिया जाए, आपकी इच्छा हो तो। ये नमूने तो दिखा दो सर, हैं नमूने तो दिखाओ। नमूनों की कमी है कि इस दुनिया में? नमूनों की कमी नहीं है। चलो आप बताओगे कि सर 1,2 और एक है -3,0। इन दोनों को मैच करने वाली लाइन को, एक लाइन है आपके पास क्या, 3x माइनस का 4y प्लस आपके पास 10 = 0। ये एक लाइन है, वो किस रेशियो में डिवाइड करती है? ये मान के चलो बेटा सुपर हिट क्वेश्चन यही है आपका। जब पॉइंट से जो क्वेश्चन आएगा ना उसमें से 70% वेटेज इसी क्वेश्चन का है, 70% वेटेज इसी क्वेश्चन का है। और यही रिपीट होता है सवाल। 3x माइनस का 4y प्लस 10 = 0, इन दोनों से किस रेशियो में डिवाइड होगी बताओ? फटाफट से बोलो क्या होगा? अच्छा फटाफट से बताओ, अरे बोलो बोलो आंसर बताओ क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? फटाओ। सही नहीं दिख रहा है तो आंखों के ऊपर कुछ ना कुछ आ रहा होगा भाई, है रात को नहीं सोए होंगे। चलो जी, 3x माइनस का 4y प्लस 10 = 0। इन दोनों पॉइंटों को मैच करने वाली लाइन को, इन दोनों को मैच करने वाली लाइन को, ये वाली लाइन किस रेशियो में डिवाइड कर देती है? ध्यान से सुनना कि सर एक पॉइंट तो यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है,
इन दोनों को मिलाने ये वाली रेखा आई थी। एक पॉइंट तो है सर 1,2, दूसरा पॉइंट है -3,0, ये है। ये शायद ये दोनों मिलने की कोशिश कर रहे थे, बीच में से एक तीर आया और ऐसे उड़ गया। तो वो बीच वाला जो तीर है ना, वो कौन से पॉइंट से निकला, ये जब घर से स्टार्ट हुई थी, ये जब घर से स्टार्ट हुआ था, तो इससे कितनी दूरी पर था, इससे किस दूरी के रेशियो में था, वो आपको बताना है। सर इसके लिए फॉर्मूला सिखाया आपने। ये वाली लाइन क्या है बेटा, ये है सर 3x - का 4y + का 10 = 0। तो सर ये जो डिवीजन आता है वो इस फॉर्मूले से आता है, माइनस तो फॉर्मूले का है। तो ax1 + का by1 + का c अपॉन आपके पास आता है ax2 + का by2 और प्लस आपके पास क्या आता है, c आता है। ठीक है, तो माइनस पहला कोऑर्डिनेट हमेशा ध्यान रख लेना। ये क्वेश्चन जब आता है बच्चे उल्टा करके आते हैं इसका, और उल्टा मत कर लेना बेटा, ठीक है ना। हाँ कि सर 1,2 रख देंगे x की जगह y की जगह, तो कितना सर 3 - का 8 + का 10, ये तो रख दिया अपन ने इसमें। एक बार ये वाला कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, क्या -9 + आपका 10। तो आप देखो सोल्व करके 13 में से ये गया, आपके पास ऊपर जो बचेगा वो बचेगा -5 और नीचे जो आपके पास बचेगा +1। रेशियो माइनस का मतलब एक्सटर्नली डिवीजन होगा, और माइनस को हटाने के बाद में रेशियो लिखोगे 1:5। तो क्या आएगा, एक्सटर्नली डिवीजन होगा 5:1 में। एक्सटर्नली डिवीजन होगा कि सर ये जो रेखा है ना, ये बीच में से नहीं जाएगी, ये तो सर बाहरी काम है, बाहरी काम या तो इधर से जाएगी या फिर इधर से जाएगी, इन दोनों के बीच में से होकर नहीं जाएगी। बोलो समझ में आया क्या, आया बेटा समझ में। हाँ ये वाली रेखा ऊपर से उड़ेगी या फिर इधर से उड़ेगी, ठीक है, समझ गए। चलो जी, ये एक्सटर्नली डिवीजन की बात आपके पास हो गई है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपन कैलकुलेट करते हैं। मिड पॉइंट जो आपके पास होगा वो कैसे निकालेंगे, मिड पॉइंट बिल्कुल सीधी सी बात है यार। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो बहुत सीधी सी बात है कि सर मिड पॉइंट अगर आपके पास x1, y1 एक पॉइंट दे रखा है और दूसरा पॉइंट अगर x2, y2 दे रखा है, तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट का मतलब बिल्कुल बीचों बीच, तो ये होगा सर आपके पास x1 + x2/2 होगा और आपके पास y1 + y2/2 होगा। ये होता है सर आपका मिड पॉइंट। तो सर इसका यूज बताओ, इसका यूज बताता हूँ। इसका यूज कहाँ पे होता है ये समझने की कोशिश करना। मान लो बेटा एक फेवरेट सा जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि ये आपको पैरेललोग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है, पैरेललोग्राम। इसके अंदर एक कोऑर्डिनेट है सर 2,3, एक कोऑर्डिनेट है माइनस का 4,5 और एक कोऑर्डिनेट है सर आपके पास x,5 और एक कोऑर्डिनेट है सर आपके पास क्या 0,y है, 0,y आपके पास है। आपको ऐसा पूछ लेते हैं कि ये जो 4 कोऑर्डिनेट है एक पैरेललोग्राम को बनाते हैं, समांतर चतुर्भुज को बनाते हैं, तो आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। क्या होगी सर, x और y की वैल्यू क्या होगी, फटाफट से बता दो मेरे रसगुल्लो, फटाफट से। एक लाइन आपको बोली थी मैंने, क्या कि दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट जो होता है वो कोइंसिडेंट होता है। दोनों का मध्य बिंदु जो होता है हर क्वाड्रिलेटरल में होता है, वो सारे क्वाड्रिलेटरल में। समझ गए बात को। दोनों का मध्य बिंदु निकालो, एक तो इस डायगोनल का निकालो और एक इस डायगोनल का मध्य बिंदु निकालो और दोनों को क्या कर दो बराबर, दोनों को क्या कर दो बराबर। फटाफट से बताओ, देखें, बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन में सही आंसर। आप दोनों का मिड पॉइंट निकालिए। एक डायगोनल तो आपके पास ये है और एक डायगोनल ये है। आधे बच्चे तो भावनाओं में बह गए, रसगुल्ला, ओहो क्या बात है सर, है शायरी बोलो अच्छा बिल्कुल 3D बेटा। अगर आपको ये 2D समझ में आएगी ना, ढंग से समझ में आएगी, तभी 3D समझ में आएगी, वरना तो उसमें भी लल्लन टॉप हो जाओगे आप लोग। कितना आएगा फटाफट से बताओ। अरे सब कुछ पढ़ा दूंगा, पहले ये पढ़ लो कि सर इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का मिड पॉइंट है किसका, इसको A माना, इसको B माना, एक इसको C माना और इसको D माना। तो इन दोनों का मिड पॉइंट क्या आएगा, वो आएगा सर 2 + x/2 और एक आएगा सर 8/2 मतलब 4। इन दोनों का मिड पॉइंट भी निकाल लो कि सर वो कितना, और बराबर कर देंगे कि सर -4/2 और एक सर y + 5/2 ये आएगा। इसको इसके बराबर कर दो और इसको इसके बराबर कर दो। इसका मतलब आपके पास सर कितना आया, सर x के बराबर तो आएगा -6,
इसको अगर इसके बराबर करोगे तो आपके पास y बराबर कितना आएगा 3, इसका मतलब माइनस का 6,3 क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। बोलो आया क्या? इसके अंदर आपको एक वर्टेक्स को गायब भी कर देते हैं, ध्यान रखना, 3 वर्टेक्स देते हैं, चौथा पूछ लेते हैं, या फिर आपको कोई कोऑर्डिनेट गायब कर देते हैं वो पूछ लेते हैं, कितना ही घुमा फिरा के पूछ ले, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देना, आपके लेवल तक का कोई भी क्वेश्चन हैंडल हो जाएगा, आराम से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, समझ गए क्या? समझ गए? चलो जी, एक मोटिवेशन का डायलॉग बोल दो। ये मोटिवेशन का डायलॉग मैं बोल तो देता हूं, लेकिन जब क्लास सेव हो जाएगी तो वो मुझे दिखना भी चाहिए कमेंट में, तब तो मैं बोल सकूं है। और हालांकि देखो डायलॉग सारे कॉपी होते हैं भाई, ये डायलॉग सारे कॉपी होते हैं। ठीक है, हाँ, ये मतलब क्या पता, मैं जब पहले से क्लास जब लेता था ना, मैं तब से बोलता आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ, और ये सारे के सारे डायलॉग किसी न किसी के तो कॉपी होते हैं। और आपने अंदर एक मूवी के अंदर सुना ही होगा मोटिवेशन का डायलॉग कि सिक्के के ऊपर, या अगर अपन बात करें ऐसे कि सिक्का हेड और टेल दोनों का होता है, सिक्का हेड और टेल दोनों का होता है, लेकिन जीतता वही है जो पलट कर ऊपर आता है, जीतता वही है जो पलट कर ऊपर आता है। ये चीज आप भी ध्यान रखो कि लास्ट के अंदर जो जीतेगा वो ही असली विनर होगा, चाहे पहले तुम कितनी भी दौड़ कर लो। ठीक है, लास्ट के अंदर, अंतिम रेस के अंदर वही जीतेगा जो पलट के ऊपर आएगा। आपको पता होगी बात, मिल्खा सिंह के नाम पर नेशनल रिकॉर्ड थे, नेशनल रिकॉर्ड थे और वर्ल्ड के रिकॉर्ड भी थे, लेकिन ओलंपिक के अंदर जब वो गए, लेकिन वो हार गए। तो भाई साहब, जीत उन्हीं की होती है, जीत उन्हीं की होती है जो लगन से काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ठीक है, पहले चाहे तुमने कितने ही रिकॉर्ड बनाए हो, लेकिन पलट कर आपको ऊपर आना पड़ेगा, पलट के आपको ऊपर आना पड़ेगा। उससे परसेंटेज डजंट मैटर, परसेंटेज कोई मैटर नहीं करती है, 55 है कि 60 है या 90 है, आप पलट के उसको पलटी दे दोगे तब आपका नाम होगा। ठीक है, चलो जी, हाँ, आरएस अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं बेटा, आरएस अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। और आज शायद आज की जो क्लास के अंदर है ना, ये जो टॉपिक मुझे बताना था इतना आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो अपन 2:30 PM वाली जो अपनी क्लास होगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। और इसका एक टॉपिक आपका और आएगा कल की क्लास के अंदर मैं डील करूंगा। कल शायद संडे है, कोई हो सकता है खुशखबरी मिले आपको। मंडे की जो आपकी क्लास होगी उसके अंदर जियोमेट्रिकल पॉइंट्स, एरिया ऑफ द ट्राइंगल वो कैसे निकालते हैं वो कल की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी ही, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास आएगी फुल ऑफ कॉन्सेप्ट एंड जोश के साथ में। ठीक है, आपका एक एक बच्चे का कमेंट और प्यार एंड सपोर्ट जितना मुझे मिलेगा उतना ही लौटाऊंगा, उतना ही मजे कराऊंगा क्लास में, कॉन्सेप्ट दिल दिमाग में छाप दूंगा। ठीक है, चलो जी।